पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं खुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपको मुलाहिजा की आप हमें यूट्यूबर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/funfunuzhd विजिट कीजिए। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में दो बहनों के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कातिल बाप और भाई निकले। बड़ी बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया इसी गया। हवाले से बात करेंगे। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फहद बताएगा इस वाकये के हवाले में। नौजवान शादी ना होने पर हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गया। हनीफ दस्ती का कहना है रिश्तेदारों ने शादी का झांसा देकर उसकी इराजी भी फरोख्त कर दी। अहले इलाका की जानिब से मसले के हल की यकीन दहाने पर हनीफ खंबे से नीचे उतरा तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इमदाद बोजदार हमारे साथ होंगे। इमदाद बताएंगे इस वाक़े से मुतल्लिक। हाँ जी बिल्कुल, ये सक्कर तहसील का इलाका है दादलो, जहाँ पर हनीफ दश्ती नामी नौजवान जो है वो बिजली की 11,000 केवी जो खंबा है पहले उस पर चढ़ने की उसने कोशिश की। वहाँ पर लोग पहुंचे, फिर उसके बाद वो दोबारा वहाँ से निकले। 132 केवी हाई ट्रांसमिशन जो खंबा है वहाँ पर चढ़ गया और एहतजाज करने लगा। वजह यह है कि उन्होंने जो देहाती हैं उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है कि हनीफ दश्ती जो है वो इसका कई अरसे से अपने घर के अहल खाना को अपनी शादी कराने के लिए मुतालबात करता रहा, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उनकी शादी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो एहतजाज करते हुए इस खंबे पे चढ़ गया और तकरीबन 2 घंटे तक ये मुसलसल नौजवान वहाँ पर मौजूद रहा। देहाती वहाँ पर जमा हुए, अहले इलाका जो है जमा हुए, फिर पुलिस को वहाँ पर तलब किया गया। काफ़ी देर तक गुफ्तगू के बाद इस यकीन दहानी पर वो पोल से नीचे उतरा के उसकी शादी करा दी जाएगी और उसके जो मुतालबात है वो तस्लीम की जाएंगे। जैसे ही नौजवान नीचे उतरा पोल से तो वहां पर मौजूद जो पुलिस है। बहुत शुक्रिया आपका। खबर है सांगड़ से, जिसके इलाके खपरू में गैरत के नाम पर भाई ने साबिका बहनोई से मिलकर बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सांगड़ के इलाके खपरू में गैरत के नाम पर भाई ने साबिका बहनोई से मिलकर बहन को फायरिंग करके कत्ल किया है। खपरू खाई में गैरत के नाम पर भाई ने साबिका शौहर के साथ मिलकर 25 बरस की खातून को कत्ल कर दिया और लड़की की लाश खाई पुलिस ने तहवील में ले ली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 24 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 24 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। एहतशाम कियानी से जानते हैं। एहतशाम बताएगा इससे मुतल्लिक। देखिए, एक शहरी ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई वो जाली थी और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई और नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन में बैठकर मुल्की इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और ये इस्तदा की दरख्वास्त में कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दिया जाए और वो कमीशन तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट जमा कराए कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स किसने जाली बनाई। ये दरख्वास्त पहले समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम आजम कमरानी के सामने, लेकिन इस बेंच ने ये दरख्वास्त सुनने से माजरत की और ये रिमार्क दिए जस्टिस आमिर फारूक ने कि इससे पहले नवाज शरीफ की अपीलें एक बेंच सुन रहा है, मुनासिब होगा कि वही बेंच ही इस दरख्वास्त को भी सुने। तो अब नया बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। ये बेंच आप नवाज शरीफ के खिलाफ ये जो दायर दरख्वास्त है इस पर समाअत करेगा। एहतशाम कियानी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तेहारी करार देने के लिए नैब ने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर इश्तेहार आवेजा कर दिए। इससे कबल एहतसाब अदालत के बाहर भी इश्तेहार आवेजा कर दिए गए हैं। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तेहारी करार देने के लिए नैब ने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर इश्तेहार आवेजा कर दिए। इससे कबल एहतसाब अदालत के बाहर भी इश्तेहार आवेजा कर दिए गए। खुर्शीद अहमद शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि अवाम पर रहम करें और अब ये NRO का बयानिया बंद करें। ये करप्ट वरप्ट सब ड्रामे हैं। लोगों के सामने जवाबदेह होने से बचने की कोशिश है जो कभी कामयाब नहीं होगी। वो सक्कर की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। पाकिस्तान वापस आ गए, अच्छी बात है, आ गए।
खुशी की बात है। ये सारे ड्रामे हैं लोगों को जवाबदेह से बचने के लिए, फलाना करप्ट है, फलाना करप्ट है, फलाना आ जाएगा, ये करो, आओ पाकिस्तान में दाढ़ी दिखाना, ये सारे ड्रामे हैं कि लोगों की तवज्जो हट जाए, लोग आपस में बहस करें। अवाम के वोट देने का मकसद ये नहीं है कि करप्शन खत्म हो जाएगी। अवाम के वोटों का मकसद ये है कि हमारे लिए ये हुकूमत कुछ रोजगार का करेगी, खाने पीने की चीज़ों को देखेगी, हमें एजुकेशन देगी, हमें सेहत देगी। नज़र यही आ रहा है कि बाइडेन जो है वो जीत रहा है। अब रिजल्ट नहीं आया मगर वो जीत रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। खित्ते में एक तब्दीली आएगी। लोअरदीर के इलाके ऊंच में कार पर फायरिंग से मियां बीवी और बेटे को कत्ल कर दिया गया। 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया लोअरदीर के इलाके ऊंच में, जहां कार पर फायरिंग की गई, चलती कार पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मियां बीवी और बेटे को कत्ल कर दिया गया। 5 अफराद इसमें जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लोअरदीर के इलाके ऊंच में कार पर फायरिंग के नतीजे में मियां बीवी और बेटे को कत्ल कर दिया गया। 5 अफराद जख्मी हो गए। कोरोना की बात करें तो मुल्क में कोरोना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वायरस से एक दिन में मजीद 20 अफराद चल बसे, जबकि 1502 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 129 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। मरीजों के साथ जाँ भाग होने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 34,400 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,502 के टेस्ट मस्बत आए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़कर 3,41,753 तक पहुंच गए हैं। सिर्फ 24 घंटे के दौरान 20 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की तादाद 6,943 तक पहुंच गई है, जबकि 129 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। NCOC के मुताबिक सिंध में मरीजों की तादाद 1,48,922, पंजाब में 1,06,208 है, खैबर पख्तूनख्वा में 40,285, इस्लामाबाद में 21,302 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में 16,041, आजाद कश्मीर में 4,652 और गिलगित में 4,343 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुके हैं। मुल्क भर के 734 अस्पतालों में कोरोना के 1,057 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 3,17,898 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। गुजरांवाला में कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी है। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में 9 तलबा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर कॉलेज को 7 रोज के लिए बंद कर दिया गया। जाहिद इकबाल राना हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जाहिद बताएगा हालात क्या यहाँ के। बिल्कुल, गुजरांवाला में कोरोना की दूसरी लहर के जो वार हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। तो इसी हवाले से इस्लामिया कॉलेज में 9 केसेस पॉजिटिव आने के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया है। गुजरांवाला के इस्लामिया कॉलेज में रैंडम सैम्पलिंग के तहत टेस्ट किए गए हैं और महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 700 के करीब जो तलबा हैं उनमें कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 500 के करीब जो रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी हैं, जबकि 200 के करीब जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी आना बाकी हैं। तो इन आने वाली रिपोर्ट्स में 9 केसेस पॉजिटिव आने के बाद इस कॉलेज को 7 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है और अभी भी जो स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद दरवाजे के बाहर मौजूद है, तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड चिस्पा कर दिया गया जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा गया है कि कॉलेज को 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक बंद कर दिया गया। इस हवाले से महकमा सेहत का ये भी कहना है कि जो पॉजिटिव आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। इसके साथ साथ उनके अहले खाना के भी जो कोरोना के टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बड़ा इकदाम उठाया गया है। 9 केसेस पॉजिटिव आने के बाद गुजरांवाला का गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज को 7 रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। शुक्रिया आपका। सांगला हिल में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के 3 तालिब इल्मों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले बच्चों को घरों में क्वारंटीन भी कर दिया गया है। सांगला हिल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माने का इतलाक आज से हो गया, लेकिन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आवाम अब भी मास्क पहनने की पाबंदी नहीं कर रही। इस हवाले से बताएंगी सबा बजी। जी सबा। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में मरीज़ों का इजाफ़ा कर दिया है और इस वक्त कोरोना के मरीज़ में दिन ब दिन इजाफ़ा ही हो रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अब लोगों को सख्ती से मास्क पहनाना
शुरू कर देंगे और जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको 100 रुपये जुर्माना होगा और मौके पर उनको 3 मास्क जो है वो फराहम किए जाएंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की G9 मरकज़ की एक मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहने और गिने चुने अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। लोगों से जानते हैं उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहने और आखिर क्या वजह है। आइए। गाड़ी में पड़ा हुआ है ना, कोरोना कोई भी नहीं फैल रहा। अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं, कोई कोरोना शुराना है ही नहीं। मास्क हमारा शॉप पे पड़ा हुआ है, अभी यार टी चाय पी रही है इसलिए नहीं पहना। मास्क जेब में रखा हुआ, पान खाता हूँ। मैं अभी लेट हो रही हूँ, मैं जॉब पे जाना है। कोरोना नहीं लगता, कोरोना पतले लोगों को लगता है। अच्छा, कोरोना पतले लोगों को लगता है, आपको नहीं लगेगा? मुझे नहीं लगेगा। मास्क तो हमारी सेफ्टी के लिए है ना, इसलिए हमने पहना हुआ है और इंतज़ामिया हमारी यूनियन ने मास्क के डब्बे तकसीम किए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मार्केट्स में काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे। कोई कह रहा था कि मैं पान खाता हूँ, कोई कह रहा था कि मैं नाश्ता करता हूँ। इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि आज से अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो 100 रुपये जुर्माना होगा और 3 मास्क उनको मौके पर फराहम किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा आपका। शादी हॉल्स के बाद सूबे पंजाब में रेस्टोरेंट्स की इंडोर सर्विस बंद करने पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। वजारत सेहत ने रेस्टोरेंट्स की इंडोर सर्विस बंद करने की तजवीज़ पेश कर दी है। इस हवाले से बताएंगे अली रामेद। जी अली। जब को कोरोना केसेस की जो बढ़ती हुई दूसरी लहर है, इसमें अब आए रोज़ केसेस में इजाफा होता जा रहा है, तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक मुख्तलिफ प्रपोजल NCOC को भेजी गई और उसमें कल चंद पर तो अमल दरामद करवा लिया गया और उस पर फौरी तौर पर NCOC ने बाकायदा मंजूरी भी दी है, लेकिन वो सेकंड स्टेज है। अब थर्ड स्टेज के ऊपर एक नई प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से NCOC को अरसाल की गई है, मुख्तलिफ सूबों से लेकर, जिसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल है, तो उनसे मुख्तलिफ जो प्रपोजल दी गई है वो ये कि अब अगली बारी जो है वो रेस्टोरेंट्स की होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विसेज पर SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा और आए रोज सील भी किए जा रहे हैं, तो उस पर ज़िला इंतजामिया की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ प्रपोजल भेजे गए कि रेस्टोरेंट के इंडोर सर्विसेज में भी खास तौर पर बंदिश जो है वो लगाई जाए, क्योंकि शादी हॉल में इंडोर सर्विसेज पर पाबंदी लगा दी गई है। अब अगली बारी जो है वो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स की होगी और इसके लिए आइंदा चंद रोज़ में इनके लिए एक जांच पड़ताल की जाएगी, क्या SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स के अंदर, इसके नहीं। लेकिन अगर नहीं कराया जा रहा तो उसके बाद NCOC की मंजूरी के बाद रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पर से इंडोर सर्विसेज जो है वो बंद हो जाएंगी और टेक अवे का सिलसिला वहाँ से जारी होगा, जो पहले भी शुरू किया गया था कि रेस्टोरेंट में इंडोर सर्विसेज बंद होगी लेकिन टेक अवे और डिलीवरी की सहूलियात जो वहाँ पर मैसर होगी। तो इस पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये प्रपोजल NCOC को अरसाल कर दिया गया है, जिस पर ज़राए का कहना है कि NCOC की मंजूरी के बाद ही इसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा और तमाम सूबाई हुकूमतों को कहा जाएगा कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाएं। शुक्रिया अली आपका। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत पहले से बेहतर है, नमूने का इलाज जारी है। चौधरी शुजात को तबीयत नासाज होने पर कल सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, नमूने का इलाज जारी है। चौधरी शुजात को तबीयत नासाज होने पर कल सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया था। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिर चौधरी बताएगा अब कैसी तबीयत है चौधरी शुजात हुसैन की? जी, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो बदस्तूर सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनको गुज़श्ता रोज़ जो है वो तबीयत नासाज होने पर यहाँ पे लाया गया था और उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था जो नेगेटिव आया है। अब जो उनके मौलजीन हैं उनका ये कहना है कि उनका नमूनिया का जो ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से उनका राइट साइड का जो लंग है वो मुतासर हुआ, वो जारी रखा जाएगा और अब कल की निस्बत उनकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से। डॉक्टर्स का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और उनकी जो ऑक्सीजन इनटेक थी वो 15 लीटर थी, जो कि आज घटकर जो है वो अब सिर्फ 6 लीटर तक जो है वो रह गई है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह वो इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनको जो अद्वियात दी जा रही हैं उससे उनकी मजीद बेहतर जो है वो तबीयत हो जाएगी और तबीयत संभलने पर जो है वो उनको ऑक्सीजन जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, जाहिर साहब ये भी बताएगा कि जो टीम तश्कील दी गई है डॉक्टर्स की, उसमें कुल कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं? जी, ये चौधरी शुजात हुसैन के जो मुआलिज हैं वो उनके जो प्राइमरी फिजिशियन है वो प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा हैं, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं सर्विसेज अस्पताल के, और उन्हीं की ज़ेर निगरानी उनको दाखिल किया गया है। ताहम जो प्रिंसिपल सिम्स हैं प्रोफेसर मोहम्मद अमजद, उनकी जानिब से एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है
जो कि 4 रुकनी है और इसमें प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा ही इसके सरबराह हैं, जबकि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद इमरान को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर नदीम जो है वो इसमें शामिल हैं और फिजियोथेरेपिस्ट मिस ज़ारा जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं इस बोर्ड में। इस बोर्ड में AMS एडमन जो हैं डॉक्टर सईद, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तमाम जो मुआवनत है वो बोर्ड की वो करेंगे और जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, इसके साथ साथ ये भी नोटिफाई कर दिया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा का जो यूनिट है शोबा पल्मोनोलॉजी, उसके अंडर केयर जो है वो ज़ेर इलाज रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी शुजात हुसैन की नासाज तबीयत पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत बहुत संभल चुकी है, अब उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने के इम्कानात नहीं है। बोर्ड ने मुआयना किया है तो मजीद क्या कहेंगे? जी, अल्लाह के फजल करम से चौधरी साहब बहुत बेहतर हैं। कल की निस्बत आप समझें कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है और उनकी जितनी भी अहम चीज़ें होती हैं ना, ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और दीगर चीज़ें, तकरीबन सब की सब कंफर्टेबल लेवल पे आ गई हैं। उनका माशाल्लाह जो रिस्पांस है बहुत अच्छे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हत्ता कि उन्होंने कल रात को सिचुएशन एक स्टेज पे इतनी अच्छी थी कि अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं कि क्या बना, ट्रंप का क्या बना, दूसरे का क्या बना। और एक बड़ा अहम कंसर्न था, मीडिया का भी था, हमारा भी था, कि कोविड का स्टेटस क्या है। वो टेस्ट अल्लाह के फजल से नेगेटिव आ गया, तो इनमें कोरोना नहीं है, ये रूटीन चेस्ट इन्फेक्शन है जो किसी को भी हो सकती है, ख़ासतौर पे ओल्ड एज वाले लोगों में ज़रा ज़्यादा हो जाती है। बड़े अच्छे एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं और बड़े अच्छे टॉलरेट हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर रोज़ सिचुएशन पहले से बेहतर कब तक यहाँ पर रखेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया ना, यंग पेशेंट्स में हम टाइम एस्टिमेट कर लेते होते हैं, ओल्ड पेशेंट्स में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो हमें कोई जल्दी नहीं है, उन्हें भी कोई जल्दी नहीं। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ से भेजो। मुल्क भर में कोरोना एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले में 20 नवंबर से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। 20 नवंबर के बाद बुकिंग कराने वाले खानदान परेशान हो गए। एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा शाहिदा घुम्मन, उनसे जानते हैं क्या कहना है। शाहिदा, क्या कहती है फैमिली इस पाबंदी पर? कोरोना की मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र NCOC की जानब से मुल्क भर में जो है वो तमाम शादी हाल बंद करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। 20 नवंबर से शादी हाल बंद किए जाएंगे, जिस पर ना सिर्फ शादी हाल के जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं, तो इसके साथ साथ वो फैमिलीज़ जिनकी इस माह में शादी थी और जिन्होंने जो है वो बुकिंग करवाई थी शादी के लिए मुख्तलिफ मार्केज़ में, मुख्तलिफ शादी हॉल्स में, तो वो फैमिली जो है वो भी परेशान है। ऐसे ही एक फैमिली के साथ मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगी। आप बताइएगा, आपकी शादी थी, किस डेट को आपकी शादी है और अब तो शादी हाल जो है वो 20 तारीख को बंद कर दिए जाएंगे, क्या कहेंगी? मेरी शादी की बुकिंग हुई थी मैरिज हॉल में 23 तारीख की, शादी हाल बंद हो गई है, इसलिए हमारे लिए, घर वालों के लिए बहुत टेंशन बनी हुई है कि अब क्या किया जाए, इस मसले का क्या हल हो। जी बिल्कुल, शादी की 23 तारीख को बुकिंग थी, अब ये टेंशन बनी है। वालदा मौजूद उनसे जाने, आप बताइएगा, शादी है बेटी की, क्या कहेंगे, शादी हाल बंद हो गए, क्या कहेंगे, हुकूमत से मुतालबा क्या करें? बुकिंग की हुई है शादी हाल की, पैसे उतार दिए हैं, अब उन्होंने क्या कि बंद हो गए शादी हाल। अब हम बहुत परेशान हैं, जो मेहमानों को पैगाम दिए वो आ रहे हैं, तो मतलब अब हम परेशान हैं, इसलिए कि मेहमान भी आ रहे हैं, शादी हाल भी बंद हो रहा, हमने पैसे उतारे वो। जी बिल्कुल, पैसे भी दे दिए गए हैं, वाजबात भी अदा कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ अब शादी हाल्स भी बंद हो रहे हैं। समाजी कारकुन भी साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, शादी हाल्स भी बंद हो रहे हैं, वो फैमिली जिन्होंने जो है वो बुकिंग करवाई, जैसे कि अभी आपने सुना है कि वो परेशान है घर वाले, क्योंकि अब घरों में भी इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो सकता, क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने आवाज़ उठाई। देखिए जी, ऐसे लोग जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो घरों में शादियां नहीं कर सकते। 20 से अब लॉकडाउन हो रहा है, दोबारा शादी हाल बंद हो रहे हैं, तो ये जिनकी शादियां हैं वो लोग परेशान हैं। एक जैसे एक फैमिली है, इस बच्ची के पेरेंट्स ने जैसे तैसे करके अब शादी इन्होंने की है। इस तरह के हालात में शादी ऑर्गेनाइज़ करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, और कुछ इन्होंने हॉल को पेमेंट की हुई है और कुछ इन्होंने करनी है, लेकिन वो अब 20 से शादी हाल बंद हो रहे हैं। बहुत से लोगों का साथ रोज़गार भी ख़त्म होगा और ये जो परेशानी बनी हुई फैमिली के लिए एक अलग बात है। जी, एक छोटा सा बच्चा जो कि ये सब बातें सुन रहा है, उससे जानते हैं। आपकी बेटा फूफा की शादी है, क्या कहोगे, परेशान हो रहे हो, शादी कैसे एंजॉय करोगे?
शादियों में कैसे एंजॉय करेंगे हम, वो शादी हाल बंद हो गए हैं। हमारे भाई की शादी थी वो बंद हो गया। जी आपने इस बच्चे की बात सुनी, इनका ये कहना है कि शादी हाल से बंद हो रहे हैं, हमने इंजॉय करना था, शादी थी लेकिन अब जो है वो बंद किए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से इन तमाम फैमिलीज़ की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि शादी हाल्स को जो है वो बंद ना किया जाए, क्योंकि बुकिंग भी की गई है, पेमेंट भी कर दी गई है और मेहमानों को भी जो है वो तमाम जो जितने भी मेहमान उनको भी जो है वो बता दिया गया है, इनवाइट भी कर लिया गया है शादी हाल में। अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब ये तो फैसला जो है वो वक्त ही बताएगा। ठीक है शाहिदा गुमन, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से आज से 31 जनवरी तक शादी हॉल्स बंद करने के अहकाम जारी हो चुके हैं, जिससे शादी हॉल्स मालिकान शदीद परेशान हैं। मालिकान का कहना है कि उनके पास 25 नवंबर तक की बुकिंग हो चुकी है, अब मामला कैसे चलाएं। मजीद बता रहे हैं लाहौर से बसाम सुल्तान। बसाम, क्या कहने मालिकान का? बिल्कुल, कोरोना वायरस एक दफ़ा फिर जो है वो असर उठाने लगा है, जिसके पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके हवाले का उसका भी जो है वो अंदिया दे दिया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि तमाम मैरिज हॉल्स जो हैं उनको 20 नवंबर से 31 जनवरी तक जो है वो उनकी इंडोर एक्टिविटीज़ को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो की जा सकेंगी। गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि जो मैरिज हॉल के मालिकान हैं और जो मैनेजमेंट है उनको शदीद मुआशी मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं एक मैरिज हॉल में मौजूद हूँ और उनके मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब, थोड़ा सा बता दें, गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं आप लोगों को मुआशी तौर पर जो है वो बहुत मुश्किलात हैं, शादियों का सिस्टम जो है वो बंद हो चुका है। अब फिर NCOC जो है वो कह रहा है कि 20 नवंबर से इंडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? सर देखें, पहली बात तो ये है कि 2.5 माह से नहीं, हम तकरीबन 23 या 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ और 15 सितंबर से जो है वो हमें दोबारा एक्टिविटीज़ करने का जो है वो इजाज़तनामा दिया गया। अब ये तकरीबन कोई 5 माह का बनता है, गैप आ जाता है। अब 5 माह में हम लोगों ने कैसे सर्वाइव किया? टोटली बंद कर दिया गया। हमारा स्टाफ है, मैं हूँ, ऑनरशिप है, इवन ये एक चेन है। हर किस्म के अखराज हमारे फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो हर महीने हमें उसी हिसाब से आते हैं। 5 महीने का हमारा जो बिल्कुल वो कोलैप्स कर गया हमारा बिज़नेस भी। इवन अभी जो फिर है अल्लाह करके काम दोबारा शुरू हुआ, अभी 1 माह हुआ काम शुरू हुए, आज ये नया नोटिफिकेशन आ गया है, इतलात आ रही हैं जी आप जो है ये 20 नवंबर से 31 जनवरी तक आप लोग जो है वो इंडोर फंक्शंस नहीं कर सकते, आउटडोर कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब मेरे पास ये बिल्डिंग है, मैं जो पार्टी से एडवांसेस ले चुका हूँ, मैं उनको कहाँ पे अकोमोडेट करूँगा? आउटडोर मेरे पास नहीं है। जबकि पिछले 5 माह का अगर मैं अपना वो देखूँ, सारा चेक एंड बैलेंस करूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। जब से लॉकडाउन दोबारा ओपन हुआ है हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, उसकी वजह के कंपटीशन टफ हो गया, लोग थ्रेट में हैं, लोग फंक्शन नहीं कर रहे। हमें होता है कि चलो यार जो आ रहा है 2 रुपये बच रहे हैं, 1 रुपये बच रहे हैं, हम लोग फंक्शन करें। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अब मार्केटों के अंदर उसी तरह जो है वो मामूल के मुताबिक लोग फिर रहे हैं। SOPs का मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि बैंक्वेट हॉल्स की जानिब से ऑलरेडी जो है वो जो SOPs जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। मगर ये जो अब एक दफ़ा फिर इंडोर एक्टिविटीज़ को बंद किया जा रहा है, इसको जो है वो इनकी जानिब से मुआशी कत्ल करार दिया गया। इनका यही कहना है कि मुआशी तौर पर पहले ही हालात जो है वो बहुत टाइट हैं, अब हुकूमत की जानिब से जो है वो एक दफ़ा फिर इंडोर एक्टिविटीज़ को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये शदीद परेशानी से जो है वो दो चार हैं। जी, आपके लिए बहुत शुक्रिया बसाम। लाहौर में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। खतरात के बावजूद शहरी SOPs पर अमल पैरा नहीं, इंतजामिया और टाइगर फोर्स भी अमल दरामद कराने में नाकाम है। मजीद जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव, हालात क्या है बताएगा? कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जो SOPs पर अमल दरामद की जहाँ तक बात है तो उस पर अमल दरामद कराने से ना सिर्फ सरकारी इदारे कासिर हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक स्पेशल टाइगर फोर्स बनाई गई थी, जो प्राइम मिनिस्टर की खसूसी दिलचस्पी से ये टाइगर फोर्स बनी, जिसने SOPs पर अमल दरामद करवाना था। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी तमाम तर जो बाज़ार हैं हमने विज़िट भी किए, लेकिन कोई टाइगर फोर्स का जो एहलकार है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आया अमल दरामद करवाता हुआ, या वैसे जो है वो यहाँ पर कोई रज़ाकाराना तौर पर कोई खिदमत सरंजाम देता हुआ। आपको बताएँ कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से नोटिफाई किए गए तकरीबन 126 से ज़ायद रज़ाकार थे जो कि टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, लेकिन उनको
मार्केट्स, मसाजिद और बैंक्स के बाहर फ़राइज़ अंजाम देने थे, सिर्फ कोरोना वायरस SOPs के हवाले से, लेकिन SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो टीपू मुनीर आपको दिखाता है कि ये देखिए, ये लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जा रहा। ये 3 बुनियादी जुज़्व हैं जिन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आज भी माल रोड, हाल रोड, रीगल चौक, अनारकली, इसी तरह से बानो बाज़ार और नीला गुम्बद समेत दीगर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर जो SOPs की जो खिलाफ वर्जी है वो आज भी चल रही है, अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और जो स्क्रीन पर आप मनाज़र देख रहे हैं ये है हकीकत मनाज़र। लेकिन अगर टाइगर फोर्स की कारकर्दगी की बात करेंगे तो टाइगर फोर्स आपको सरकारी दस्तावेज़ात में वज़रा, मशीरों, हत्ता कि इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर में भी उनका बड़ा तज़किरा होता है, कारकर्दगी का बड़ा तज़किरा होता है। लेकिन दर हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि कोई जो टाइगर फोर्स का एहलकार है वो कहीं पर भी। राउद दिलशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्तान में महकमे पुलिस भी भर्ती के लिए ख्वातीन भी दौड़ की आजमाइश में शरीक हैं। इस हवाले से बताएंगे महर इमरान। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस में भर्ती के जो उम्मीदवारान हैं उस हवाले से आज ख़वातीन की, फ़ीमेल्स की जो दौड़ है उसका सिलसिला जारी है। आज मेरा कैमरामैन दिखाया तो इस वक्त जो 10 मिनट में जो 1.5 किलोमीटर का फासला तय करना है, और इस हवाले से पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए जो ख़वातीन हैं वो अपनी किस्मत आजमाई कर रही हैं। दौड़ का जो प्रोसेस है वो जारी है और इस वक्त एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो कि पंजाब पुलिस में भर्ती की ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वही कामयाब होंगी जो मुकर्ररा वक्त में अपनी जो लाइन दी गई है उनको 1.5 किलोमीटर का जो फासला है वो अबूर करेंगी। और इस वक्त हम बोसन रोड DHA में ये जो दौड़ का मुकाबला है वो जारी है। RPO साहिवाल तारिक अब्बास जो है वो निगरानी कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ख़वातीन की तरफ तो इस वक्त जो है वो सिलसिला जारी है दौड़ का, और हर खातून, हर फीमेल इस कोशिश में है कि वो इस प्रोसेस को जो है अबूर करे और अबूर करने के बाद आगे जो टेस्ट का एक मरला है उसमें पहुंचे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आधे फासले पे हम पहुंचे हुए हैं। ख़वातीन कुछ की हिम्मत जो है वो जवाब दे गई है। रिजवान कैमरामैन अगर दिखाए, यहाँ पे एक बड़ी तादाद है लड़कियों की, तो इस वक्त आधे फासले पे पहुंचे हैं और इसके बाद जो है जो मुकर्रर जो लाइन दी गई है वहाँ जो पहुंचेगी वो जो कामयाब करार पाएगी। पुलिस के साथ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं मुल्तान पुलिस की निगरानी में ये की जा रही है। तकरीबन 300 के करीब भर्ती हैं और 10,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। मेल और फीमेल दोनों की दौड़ का एक प्रोसेस साथ चल रहा है और यहाँ पे रेस्क्यू 112 की टीमें भी साथ हैं ताकि अगर कोई किसी खातून की तबीयत फीमेल की ख़राब होती है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की उसे ज़रूरत होती है तो वो उसे फ़राहम की जा सके। ताहम ये जो सिलसिला है ये जारी है और कल भी ये जारी रहा था, कल भी ये इसी तरह से होगा और जो जीतने वाला होगा वो आगे अगले मरले में दाखिल होगा और जो 10 मिनट में मुकर्रर वक्त में नहीं पहुंच पाएंगे वो जो इस पुलिस भर्ती में जो है वो नाकाम करार पाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में भी पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों का दौड़ टेस्ट लिया जा रहा है। मजीद बता रही हैं फरजाना सदीक। फरजाना, यहाँ के हालात क्या है, बताइएगा कौन जीता इसमें? जी बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल जो ट्रैफिक असिस्टेंट की सीट पर भर्तियों के लिए FDA सिटी फैसलाबाद में दौड़ का ये सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। मजमूई तौर पर 13,000 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जो इस दौड़ टेस्ट में हिस्सा लेंगे और ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। आज भी FDA सिटी में चुका दौड़ का ये दूसरा रोज़ है। 4,000 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के लिए 2,000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी पतलम और DIG ज़ुबैर दुरुशेख कर रहे हैं। ताहम यहाँ पर आए हुए उम्मीदवार ख़वातीन और मर्द काफ़ी ज़्यादा पुरअज़्म है। ये वो तमाम तर उम्मीदवार हैं जो इससे कबल कद और छाती का टेस्ट पास कर चुके हैं। ये 2 टेस्ट क्लियर होगा, उसके बाद तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही ये पुलिस एहलकारों की सीट्स पर तैनात हो सकेंगे। ताहम दौड़ का ये सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ भी जारी रहा था, आ चुका दूसरा रोज़ है और कल भी यानी कि तीसरे रोज़ भी जो दौड़ का ये सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रहेगा। जी में 6 बहनें तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। लड़कियों का कहना है दूसरी बार भत्ता ना देने पर लियारी गैंगवार वालों ने गोदाम को आग लगा दी।
भाई अब्दुल जब्बार को अगवा भी कर दिया है। दीगर भाइयों की जानों को भी खतरा है। जफर सुमरो हमारे साथ है। जफर, वाक़े से मुतल्लिक भी बताएगा और इनकी दादरसी की गई या पुलिस का कोई एक्शन हुआ इनके बयान के बाद? जी बिल्कुल, देखिए लियारी गैंग वार ने फिर जो है एक मरतबा लियारी में सर उठा लिया है। लियारी की 6 बहनें हैं, ताजर है, अयूब उसकी 6 बेटियां हैं जो आज सिंधाई कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई हैं। उनका यही कहना था कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लियारी में जो है अयूब, बला और दीगर साथी के साथ मिलकर हमें जो है हरासा कर रहे हैं और उनका गोदाम है एक, उसके बाद है ताजर है बड़ा लियारी का, उसका गोदाम है, वहाँ पर भी उन लोगों ने कब्जा किया है। उस जो है हमारे साथ 24 के साथ बात करते हुए जब मुतासर लड़की ने ये बताया कि जो उनका एक गोदाम है जहां पर दुकानदार मौजूद थे, वहां पर उन लोगों ने उनसे भत्ता मांगा। एक मरतबा उन लोगों ने भत्ता दिया, मगर दूसरा मरतबा भत्ता न देने पर गोदाम को आग भी लगाई थी और अभी तक उस गोदाम में उन लियारी गैंगवार के जो लोग हैं उनका जो अभी तक कब्जा है। और इस लड़कियों का यही कहना था कि हमारे जो भाई हैं वो अभी तक इतने बड़े नहीं हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा बनाए गए हैं। हम किसी के खिलाफ अगर पुलिस में जाते हैं तो हमारे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, मगर हमारे खिलाफ ही मुकदमा बनाए जाते हैं। लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ताम ये 6 बहनें हैं जो आज अदालत में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुंची है। ठीक है, ज़बर तफ़सीलात के लिए शुक्रिया। त्रिपुरा में स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। फसलों की बाकियात को जलाने के बजाय मशीनरी से खाद में बदला जाएगा। इसी हवाले से बताएंगी रोजीना आली। जी रोजीना। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त शेखोपुरा में मौजूद है जहां पर आज मलिक अमीन असलम साहब वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी मौसमियाती तब्दीली यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह करने आए हैं। और क्या टेक्नोलॉजी है, मलिक अमीन असलम साहब बताइए कि किस हवाले से है ये टेक्नोलॉजी और क्या ये काम करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे स्मॉग का एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो ये है कि ये आप देख रही हैं कि ये जो इस पर कंबाइन हार्वेस्टर चल के गया है और अब यहाँ पे इन्होंने बिजाई करनी थी गंदम की। तो ये पिछले साल हमने फ़ैसला किया था कि ये 2 मशीनें हैं जो फार्मर्स को दी जाएंगी। आज उसी का इफ्तिताह करने आए हैं। जो पहली मशीन है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले चलाई है, उसमें वो इस चीज़ को जो स्टबल रह जाती है उसको वो क्रश कर देती है और ज़मीन के अंदर मिला देती है। और ये दूसरी मशीन जो है इसको हैप्पी सीडर कहते हैं और ये गंदम की बिजाई कर देती है। तो होता ये है कि ये जो स्टबल रह जाती है ये खाद बन जाती है और इससे हमारे फार्मर्स के जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी इजाफा होगा और वो इसको जलाने से बच जाते हैं। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ट्रैक्टर चलाने का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त ही, बड़ा मज़ा आया ज़मीन के साथ करीब होकर। हाँ जी बिल्कुल, मैं वैसे भी फार्मर हूँ। अच्छा, वैसे भी फार्मर है। मलिक अमीन असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि नई टेक्नोलॉजी है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। स्मोक का जो इशू होता है शेखोपुरा में उसको हल करने में मदद मिलेगी और फौरी तौर पर ज़मीन को जो है दूसरी फसल पर करना मुंतकिल, उसमें बहुत ज़्यादा किसानों के लिए ये जो नई टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया आपका। बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जिसके बचाव के लिए मास्क ना पहनने पर कराची में 26 अफराद को 13,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद अब यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और पंजाब भर में भी जो मास्क नहीं पहनेगा उसे 100 रुपये जुर्माना होगा, जबकि कराची में 26 अफराद को 13,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। सिंध सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में 16 DSPs को ग्रेड 18 में तरक्की की मंजूरी दी जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे आज़ाद दोहरियो। आज़ाद बताएगा इजलास कब होगा? जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के 30 ऐसे DSP हैं जिसके नाम जो है IG पुलिस की जनब से महकमा दाखिला को अरसाल किए गए हैं, जिनको 17 ग्रेड से 18 ग्रेड में तरक्कियाँ देनी है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास 9 नवंबर को सुबह 11 बजे तलब किया है, जिसमें 16 DSP को जो है अगले ग्रेड यानी 18 ग्रेड में तरक्कियाँ देकर जो है SSP के ओहदे पर तैनात किया जाएगा, जिसमें जो है 23 ऐसे नाम है जो सिंध पुलिस के यानी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के DSPs हैं, जिसकी असामियाँ 14 पर जो है प्रमोशन होगा, जबकि 7 ऐसे नाम अरसाल किए गए हैं जिसमें DSP लीगल है जिनको SP लीगल के ओहदे पर तैनात किया जाएगा। ये तमाम जो वो DSP हैं जिनके सीनियरिटी की बुनियाद पर नाम अरसाल किए गए हैं, जिसमें एक DSP अलीरज़ा सीहड़ भी है जो इस वक्त बैरून मुल्क में मुकीम है, लेकिन उसका नाम भी शामिल है। उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसको प्रमोशन नहीं मिल सकेगा क्योंकि मुल्क में मौजूद नहीं है। इस लिहाज से इनके मुस्तकबिल का फैसला जो है वो 9 नवंबर को सिलेक्शन बोर्ड 2 के इजलास में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका।
मॉडल गर्ल अयान अली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने कस्टम हुकाम के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश के लिए दायरे अपील मुस्तरद कर दी। तफसीलात क्या है, एहतशाम कियानी हमारे साथ है। एहतशाम, क्या रही अदालती कार्रवाई? देखिए, कस्टम की खुसूसी अदालत ने मॉडल गर्ल अयान अली के खिलाफ कस्टम की दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ कस्टम हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और एक अपील दायर की थी, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। और अब अयान अली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है कि अदालत ने कस्टम हुकाम की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो तफ्तीश के लिए दायर अपील थी वो मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने जो कस्टम हुकाम ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी वो मुस्तरद की है और ये फैसला जो है वो कस्टम हुकाम की जानिब से चैलेंज किया गया था। ये इस्तदा की गई थी कि अयान अली के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश करने की इजाजत दी जाए। अब अदालत ने कस्टम हुकाम की ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद करते हुए अपील भी मुस्तरद कर दी है। जी शुक्रिया एहतशाम कियानी। रायगढ़ में आलमी इज्तिमा का तीसरा रोज है। इज्तिमा में शहरियों की आमद जारी है। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील इज्तिमा में बयान फरमाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं, ज़ीशान सफदर हमारे साथ हैं। ज़ीशान, बताएगा इज्तिमा से मुतल्लिक। आज रायगढ़ में आलमी इज्तिमा का तीसरा रोज़ा है और तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ स्कॉलर्स की जानिब से बयानात का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे इस इज्तिमा में 50,000 से ज़ायद 50,000 के करीब यहाँ पे अफराद शिरकत की है इन्होंने। और इसके साथ साथ शुरका को मुख्तलिफ मराइल से गुजारा जा रहा है। ख़ास तौर पर कोरोना SOPs को फॉलो किया जा रहा है और आज के रोज़ मारूफ स्कॉलर्स जो हैं वो बयानात वगैरह देंगे। और इसके साथ साथ मशहूर मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब भी इस वक्त इज्तिमा में पहुंच चुके हैं और मुमकिन है कि बाद नमाज ज़ुहर या बाद नमाज असर वो यहाँ पे बयान देंगे। और इसके साथ साथ जितने भी शुरका हैं वो मुख्तलिफ औकात कार में इस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं और ये आज के रोज़ पूरा दिन जो है इसी तरह बयानात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ साथ आज के रोज़ ये सिलसिला ख़त्म होने के बाद शाम को दुआ होगी और इसके बाद जो है रात को दोबारा से बयानात जो हैं वो जारी किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आइंदा आने वाली सुबह है उस सुबह में फजर की नमाज के बाद ये इज्तिमा जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। और इसके बाद जो है मौलाना तारिक जमील समेत मुख्तलिफ जो ममालिक से आने वाले स्कॉलर्स हैं, ख़ासतौर पर बांग्लादेश या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, उन ममालिक से आने वाले उलमा स्कॉलर्स यहाँ पे बैठेंगे। और इसके साथ साथ इज्तिमाई दुआ का जो है वो सिलसिला शुरू होगा और कल के रोज़ ये इज्तिमा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। और इसके बाद इस इज्तिमा में शिरकत करने वाले जितने भी अफराद हैं वो अपने अपने इलाकों की जानिब जो है वो रवा दवा हो जाएंगे। तहम आज के रोज़ तीसरे रोज़ बयानात का जो सिलसिला है मुख्तलिफ स्कॉलर्स की जानिब से वो जारी है। मुकम्मल SOPs को फॉलो किया जा रहा है। 3 से 4 चेकिंग के बैरियर बनाए गए। ख़ास तौर पे SOPs से मुतालिक भी सख्ती से पेश आया जा रहा है कि कोई भी SOPs की खिलाफ वर्जी ना करे। ठीक है, तीसरा रोज़ा इज्तिमा को तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया ज़ीशान। आगे बढ़ते हैं, खबर है एबटाबाद में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तलबा की तरफ से फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फ्रांस के खिलाफ नारे लगाए और शहरियों से फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया। बताएंगे जुबैर अवान। जुबैर, बताएगा इस रैली से मुतालिक। जी बिल्कुल, फ़्रांस के सदर की जानब से तौहीन रसालत के बाद जहाँ पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जो है वो जारी है, तो वहाँ पर ही एबटाबाद में जो है इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी स्कूल में। यहाँ पर जो इसातिज़ा हैं और जो स्कूल के MD हैं उनकी क़ियादत में एक जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने एक बड़ा एहतजाजी जो है वो मुजाहरा किया है। इन बच्चों के हाथों में इस वक्त जो है वो प्ले कार्ड और बैनर जो हैं वो मौजूद हैं जिन पर जो फ्रांसीसी मसनूआत हैं उनके बाइकाट के हवाले से जो है वो ज़िक्र किया गया है। यहाँ पर स्कूल के MD जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस मुजाहरे के हवाले से क्या कहते हैं और जो तौहीन रसालत फ्रांस के सदर के हवाले से जो है वो सामने आई है उस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। हम लोग फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो तौहीन रसालत की है उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि हम लोग यही कर सकते हैं। इसके बाद हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि सफ़ीर जो मौजूद है हमारे पास इधर फ्रांस का, उसे फिलफॉर मुल्क बदर किया जाए और फ्रांस के प्रोडक्ट्स की बाइकाट हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। हुकूमत से गुजारिश है कि उसकी दरामद भी बंद की जाए।
बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर जो फ्रांसीसी मसनूआत है उसका मुकम्मल जो है वो बाइकाट करे और इसके साथ साथ हुकूमती सतह पर एक बड़ा एहतजाजी जो है वो मुजाहरा किया जाए और वो मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए ताकि फ्रांसीसी मसनूआत के खिलाफ बाइकाट का सिलसिला जारी है। जुबैर अवान बहुत। इस्लामाबाद के कावन हाथी को 25 या 24 नवंबर को कंबोडिया भेजा जाएगा। कावन हाथी की रवानगी के लिए परमिट का इंतजार है। रोजीना अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रोजीना, कब तक मुतवक्के है परमिट मिल जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कंबोडिया से परमिट तो जारी हो चुका है, ताहम अभी तक पाकिस्तान में परमिट रिसीव नहीं हुआ। परमिट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कावन हाथी के लिए इंतजामात मुकम्मल है। जो केज खुसूसी तौर पर तैयार किया गया था वो भी चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया है और कावन हाथी को ट्रेनिंग दी जा रही है। और जराये का यही बताना है कि 24 या 25 नवंबर को बिल्कुल कंफर्म है कि कावन हाथी को यहाँ से भेज दिया जाए और इसी अरसे में कोशिश की जाएगी कि जो परमिट जारी हो चुका है वो जल्द से जल्द पाकिस्तान में रिसीव हो जाए। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया रोजीना। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जुही से फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा खटाई में पड़ गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर्स की नामुकम्मल बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। इसी हवाले से बताएंगे तैयब मकबूल। जी तैयब। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को जराइम पेशा अनासर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे वो हवा बुर्द नज़र आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा मुजाहरा फैसलाबाद में देखा जा सकता है, जहाँ पर 4 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका। गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उनके पंजाब हुकूमत की जानिब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ये मनसूबा शुरू किया गया था, जिसके तहत फैसलाबाद में 8000 कैमरे इंस्टॉल करने थे, जिसका हेडक्वार्टर इस बिल्डिंग में बनाया जाना था, जिस वक्त उस पर इस वक्त हम मौजूद है। ये बिल्डिंग हेडक्वार्टर की बजाय भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ के फंड जारी किए गए थे जो इस बिल्डिंग पर लग गए, उसके बाद दोबारा फंड्स नहीं आए और इस बिल्डिंग को जो है वो तकमील किए बगैर छोड़ दिया गया। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त ये जो बिल्डिंग है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर वीरानियों के डेरे हैं, यहाँ पर सफाई तक नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा मनसूबा था जिसकी वजह से शहरियों को जराइम पेशा अनासर से जो है वो बचाया जा सकता था। मेरा कैमरामैन आपको मजीद दिखा सकता है कि इस बिल्डिंग को कैसे इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया, अभी तक इसकी तकमील मुकम्मल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से शहरी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर लूट रहे हैं। जराइम पेशा अनासर उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग इस वक्त ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे ये कोई बहुत ही कदीम बिल्डिंग है, हालांकि ये बिल्डिंग 2016 में शुरू की गई थी। 2017 में इसका सिर्फ इतना सा काम मुकम्मल किया जा सका और पुलिस हुकाम का कहना था कि इस पर 10 करोड़ रुपए के फंड्स लग चुके हैं। ये मनसूबा जो है जी ओवरऑल 30 करोड़ का मनसूबा था। 15 करोड़ पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स की जानब से फ्राहम किए जाने थे, जबकि दीगर 15 करोड़ जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से फ्राहम किए जाने थे, मगर पंजाब हुकूमत की जानब से अभी तक दोबारा से फंड जारी नहीं किए गए। जो दोबारा ये जो तब्दीली हुकूमत आई है उसके दौरान तो इस मनसूबे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, इस मनसूबे को दर खुद इतना नहीं समझा गया। दूसरी जानब पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि इसकी बिल्डिंग हमने तामीर कर दी है, लेकिन अभी तक जो है इसका दीगर फंड जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके तहत शहर में ऐसी जगह को पिन पॉइंट कर लिया गया था जहां पर 8000 कैमरे नस्ब होने थे और इस बिल्डिंग में उसका बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना। ब्रेक के बाद हेडलाइंस।